नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज, रामनगर, नैनीताल से। आज मैं लेकर आई हूँ लोकमत अर्थात पब्लिक ओपिनियन। लोकमत से तात्पर्य सार्वजनिक समस्याओं के बारे में जनता के मत को जानने से है। यह ऐसा टर्म है जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखने को मिलता है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन ने यह बात कही थी क्योंकि इसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शासन में भागीदारी करती है और जो भी नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, जिन भी कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। इसका महत्व, लोकतंत्र में लोकमत के महत्व को हम इस प्रकार जानते हैं। शासन की निरंकुशता को रोकना। जब लोकमत का निर्माण होता है या जनता किसी मत का निर्माण करती है और ये केवल एक व्यक्ति का मत नहीं होता है, एक समूह का मत होता है, तो इसके द्वारा जो शासन है, अगर वह अपनी नीतियों से हट रहा है या उसका जो वास्तविक कार्य है जनसेवक का, उससे वो दूर हो रहा है, तो उस पर अंकुश लगाने का कार्य लोकमत के द्वारा किया जाता है। दूसरा है सरकारी अधिकारियों पर भी नियंत्रण। कई बार आप देखते हैं कि हम किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो उनके द्वारा हमारे प्रति खराब व्यवहार किया जाता है। तो अगर जनता अपने अधिकारों के प्रति और अपनी स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूक है तो वह इस तरह के जो अधिकारी हैं उन पर अंकुश लगा सकती है। सरकार का पथ प्रदर्शन, और जो लोकमत है वह सरकार का पथ प्रदर्शन भी करता है, अर्थात जिस तरीके के कानूनों की या नियमों की हमारे विकास के लिए आवश्यकता है, उसके लिए हम जो सरकार है उसको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और अपने हित के लिए नियमों का निर्माण करने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से लोकमत जो है वो लोकतंत्र में सरकार का एक गाइड के रूप में कार्य करता है। स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण, जो लोकमत है उसमें आप देखेंगे कि कई बार जो जनता है, अगर जो जन सेवक के रूप में जो हम प्रतिनिधि हम भेजते हैं विधायिका में, अगर वे जनता की सेवा में ध्यान नहीं देते हैं, केवल अपने लिए ही धन अर्जन करने का कार्य करते हैं, तो लोग इसका विरोध करते हैं और इस बात को हाईलाइट करते हैं कि ये जनप्रतिनिधि इतने समय से हमारे क्षेत्र में नहीं आया है। और कहीं न कहीं जो इस तरह के जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य भी जनता के द्वारा किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं को कर्तव्यों की चेतावनी देना। जो विभिन्न, जैसे लोक प्रशासन हम पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान का एक जो आपका विषय है, उसमें देखा जाता है कि जो सरकार कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनको चलाने के, उनको कार्यान्वित करने का कार्य लोक प्रशासन करता है। तो विभिन्न जो संस्थाएं, विभिन्न जो विभाग हैं, वे अगर जनहित में कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको चेतावनी देने का कार्य भी लोकमत के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो लोकमत है वो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, जो हमें अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, उनकी रक्षा का कार्य भी हम लोकमत के द्वारा कर सकते हैं। आगे आता है लोकमत की विशेषताएं। इसको पब्लिक ओपिनियन भी हम कहते हैं। जन साधारण का मत। लोकमत का तात्पर्य किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी अमीर व्यक्ति का मत नहीं है, बल्कि एक बड़े समूह का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मत ही लोकमत में आ सकता है और विवेक पर आधारित यह विचार होता है। अगर हम किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के विचारों को हम देखें तो बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं दूसरों से। और कई बार इलेक्शन के समय आप देखते हैं कि 2-4 लोगों को खरीदने का काम बहुत सारे पॉलिटिशियन कर लेते हैं, उनके मतों को खरीदने का कार्य कर लेते हैं। लेकिन जब एक विशाल जन समूह की बात आती है तो उनका जो मत है, उनके जो विचार हैं, वे किसी एक भावना पर या किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होते। एक समाज को लेते हुए उनके मत का निर्माण होता है। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित। जो जनमत है या जो लोकमत है वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होगा। इसमें लोक कल्याण छिपा हुआ है। लोकमत सामान्य जनता के स्थायी विचारों पर आधारित होता है। लोकमत निर्माण में कुछ सहायक तत्व हैं, जिसमें लोकमत निर्माण अगर जब होता है तो उसमें क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मानव का होना आवश्यक है, तभी लोकमत का निर्माण होगा। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो भी मानव के लिए ही है। तो मानव समाज में लोकमत का निर्माण होने के लिए सबसे पहले मानव जरूरी है। उसके बाद मानव के विचारों को प्रभावित करने के लिए समाचार पत्र और प्रेस, आपने देखा होगा विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमें सरकार की नीतियों का, सरकार द्वारा निर्मित कानूनों का, और प्रेस के माध्यम से हमें ये जानकारी
मिलती है और अपनी एक अवधारणा, एक विचार हम विकसित करते हैं। और जन संचार माध्यम है, वर्तमान में आप देख रहे हैं व्हाट्सएप है आपका, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपने मत का निर्माण करते हैं, अपने विचारों को विकसित करते हैं। बहुत सारी सार्वजनिक सभाएं हैं जिनमें आप जाते हैं और तरह तरह के लोगों के विचारों को सुनते हैं। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सेमिनार है, वर्कशॉप आदि आयोजित करता है और सामाजिक समस्याओं से संबंधित बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, उसमें भी हमारी जो अवधारणा है वो विकसित होती है। उसके अलावा जो शिक्षण संस्थान है वो भी लोकमत निर्माण का कार्य करती हैं। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक संघ हैं, बहुत सारे संघ ऐसे हैं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वे भी लोकमत का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो निर्वाचन है, जब निर्वाचन होता है, इलेक्शन होते हैं, उस समय भी लोकमत का निर्माण होता है। आप देखते हैं कि एक स्वस्थ जनमत का निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे चारों ओर जो वातावरण है उससे हम अपना जब लोकमत निर्माण करते हैं या अपना मत जब निर्माण करता है, कोई एक व्यक्ति जब अपना मत विकसित करता है तो उसे अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। निर्वाचन के समय आप देखते हैं कि घर घर विभिन्न रूपों में कुछ न कुछ ऐसे गिफ्ट दिए जाते हैं ताकि आप वोट किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना वोट दे दें, अर्थात वोट खरीदने का काम उस समय किया जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए और कौन सा व्यक्ति हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए और हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक है, कौन सा व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकता है जो समाज की बुराइयों को दूर कर सकता है, इस तरह की विवेकशीलता हमें अपने अंदर विकसित करनी होगी। उसके अलावा राजनीतिक दल ये भी लोकमत निर्माण का कार्य करते हैं। आपने बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे देखे होंगे कि जिनका कार्य हमेशा होता है कि सत्तारूढ़ दल है उसके विपक्ष में ही रहना या उसकी बुराई ही करना। लेकिन कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं, अगर सत्तारूढ़ दल अच्छी नीतियों का निर्माण कर रहा है, अच्छे कानूनों का निर्माण कर रहा है तो वह उसके समर्थन में आता है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति, अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 एक ऐसी वैश्विक महामारी जिससे भारत भी अछूता नहीं है, उस समय सभी राजनीतिक दल इससे बचने के लिए लगभग एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। अगला आता है स्वस्थ जनमत निर्माण में बाधाएं। कुछ प्रॉब्लम्स में हैं जो स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होने देना चाहती, जो लोगों को भ्रमित करने का कार्य करती हैं। सबसे पहले तो है निर्धनता। हम कहते हैं कि स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए हमें सोशल साइट से जुड़ना चाहिए, समाचार पत्र हमें पढ़ने चाहिए, टीवी चैनल्स हमें देखने चाहिए। लेकिन भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर निर्धनता है। जब कोई व्यक्ति अगर भूखा है, वो बिलख रहा है भूख से, तो वो क्या सोशल जो आपके साइट्स हैं या जो समाचार पत्र हैं क्या उनसे जुड़ सकता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पहले वो अपने पेट पालने की व्यवस्था करेगा और मेहनत मजदूरी में लगा रहेगा। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो उनकी निर्धनता है उससे दूर किया जाए। दूसरा, अज्ञानता। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास धन भी है, रहने के साधन भी हैं, कपड़ा भी है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो न्यूज़ चैनल से, समाचार पत्रों से दूर रहते हैं और समाज के विषय में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, राजनीति के विषय में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती और वे अज्ञानतावश किसी को भी अपना वोट दे आते हैं। तो इस तरह का जो जनमत है वो स्वस्थ जनमत नहीं कहलाया जा सकता। उसके बाद है पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र और टीवी चैनल्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ समाचार पत्र और कुछ टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो किसी विशेष राजनीतिक दल का ही पक्ष लेते हैं और किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध ही बातें करते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे समाचार पत्र हैं। तो इस तरह के जो टीवी चैनल्स और समाचार पत्र हैं, इन पर हमें आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोषपूर्ण राजनीतिक दल, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वे अपने हित साधने के लिए अपने राजनीतिक दल का ही प्रचार करते हैं और दूसरे दल को हमेशा बुरा बताते हैं। सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता। बहुत से पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग भी हैं जो सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीन होते हैं और यही कहते हुए फिरते हैं कि हमें क्या लेना, हमें समाज से क्या लेना, हमें अपने काम से मतलब रखना है। लेकिन जब तक हम सार्वजनिक जीवन में रुचि नहीं लेंगे तो स्वस्थ जनमत के निर्माण की कड़ी हम नहीं बन सकते। राजनीतिक चेतना का अभाव। बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग में राजनीतिक चेतना का अभाव देखा जाता है, ज़्यादा राजनीतिक रुचि वो नहीं लेते हैं और कई प्रबुद्ध वर्ग ऐसे भी हैं जो वोट डालने भी नहीं जाते, जो कि उनका एक राजनीतिक अधिकार है। अगला है सांप्रदायिकता। भले ही भारतीय संविधान में हमने कह दिया कि हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो भारतीय जनमानस है, जो भारतीय नागरिक हैं, वे धर्म और जाति के आधार पर किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए रहते हैं और उनके उस राजनीतिक दल से
कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो जाए वे आंख बंद करके उसको वोट दे देते हैं। तो इस तरीके से हमें एक भेड़ चाल में नहीं जाना है और एक वास्तविकता को देखते हुए और व्यक्तित्व को देखते हुए हमें हमेशा अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। अगला आता है स्वस्थ लोकमत निर्माण के साधन। अगर हमें स्वस्थ लोकमत का निर्माण करना है तो उनके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। सबसे पहले सुशिक्षित समाज होना चाहिए। एजुकेटेड जो हमारा सोसाइटी है अगर वो होती है तो हमारी जो सिविल सोसाइटी का निर्माण होगा वह हमेशा स्वस्थ लोकमत का ही निर्माण करेगी। उसके बाद आता है आर्थिक विकास। हमने पहले देखा कि जो गरीबी है वो हमें एक स्वस्थ लोकमत निर्माण के लिए बाधा बनती है। तो हमें जो गरीबी है उसको दूर करना है और अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन लोगों को मुहैया कराने। उसके अलावा जो टीवी और समाचार पत्र हैं उनकी निष्पक्षता पर जोर देना है। किसी दल विशेष के प्रति वो प्रचार न करें बल्कि जो वास्तविकता है वो जनता को दिखाने का वो प्रयास करें। जो राजनीतिक दल हैं वे अपने स्वार्थ को किनारे रख के एक जो वास्तविक आईना है वो जनता को दिखाने का प्रयास करें और जो सांप्रदायिकता है या जो धर्म के आधार पर हम विभिन्न राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं उसको भी अपने समाज से अपने हृदय से हमें मिटाना होगा। उसके अलावा जो राष्ट्रीय आदर्श है हमारे देश के लिए हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन हमें करना होगा, तभी स्वस्थ जनमत का निर्माण हो सकता है। और शांति प्रिय वातावरण हमें बनाना होगा, क्योंकि जब लोकमत की बात है हम अच्छे विचार तभी ला पाएंगे अपने मस्तिष्क में, या टीवी चैनल्स या समाचार पत्र तभी पढ़ पाएंगे जब हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वे दूर हों। जब हम अशांत होंगे या समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त है तो कहीं न कहीं हमारा मस्तिष्क अशांत रहेगा और इन साधनों से जनमत के जो साधन हैं उनसे हम दूर हो पाएंगे। उसके बाद है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह ऐसी स्वतंत्रता है जो लोकमत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बहुत बार हमने देखा कि बहुत सारे हमारे पास बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनको पढ़ के हम उतना ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं जितना हम आपस में डिस्कशन करके अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ या सोशल साइट्स में उसके बारे में पढ़ के या विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम उसको समझते हैं। तो विचार और अभिव्यक्ति में भी वही बात आती है कि जब हम राजनीतिक दलों के विषय में या विभिन्न जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के विषय में जब आपस में विचार विमर्श करेंगे तभी हम उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को देख पाएंगे। तो इसलिए जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह हमें प्राप्त होनी चाहिए, समस्त नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। एक अगला टर्म है आपका जनमत संग्रह। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह जो टर्म है यह उसका एक प्रकार है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसका प्रयोग होता है जनमत संग्रह का, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो देश होगा उसकी जनसंख्या छोटी होगी, कम होगी और आसानी से प्रत्येक नागरिक जो सरकार है उसके जो नीति निर्माण में भागीदारी निभा सकता है। तो यह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। मतलब जिन कानूनों का निर्माण किया जा रहा है सरकार के द्वारा उस पर जनता का मत भी लिया जाएगा। जनमत संग्रह के माध्यम से सरकार की नीतियों या किसी प्रस्तावित कानून के बारे में जनता की राय मालूम की जाती है। जनमत संग्रह में संविधान संशोधन, नए कानून निर्माण या किसी निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन रद्द या नए संविधान का निर्माण करना शामिल है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक साधन है। इस प्रकार जनमत संग्रह को हम एक बहुत बड़े हथियार के रूप में लोकतंत्र में देखते हैं। यह स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी व्याप्त है और प्राचीन समय में यूनान में जो छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे देशों की जो जनसंख्या बढ़ी, राज्यों की जनसंख्या बढ़ी, वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ने अपना स्थान ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ जनमत का महत्व प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह के लोकतंत्र में देखा जाता है, वहीं जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किया जाता है क्योंकि यह छोटी जनसंख्या वाले देशों में देखा जाता है और आसानी से जनमत संग्रह हो सकता है और नीति निर्माण में जनता अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी निभा सकती है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।